What if I tell you, if you are a procrastinator, then no one is more consistent and productive than you? नहीं, मजाक नहीं कर रहा. Hi, my name is Arshad Dapa, a final year MBBS student. And you know what? The fact is, I just started to record this video after delaying it for months. And sometimes I am the worst in managing my times. So in short, हाँ, मैं भी procrastination करता हूँ, मैं भी binge watch, mindless scrolling करता हूँ. But despite of all these odds, the fact is, somehow I managed to maintain the excellent academic record along with maintaining my daily productive activities like making this kind of YouTube videos along with sports and minimal exercises and learning new skills. Sounds strange and weird, right? Maybe impossible, but this is the fact. But how? So ये आंसर छुपा है एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर. So एक बेचारा नाम का लड़का हुआ करता था. ये लड़का जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम लेकर बैठता था, जैसे कि पढ़ाई या कुछ भी ले लीजिए जो इम्पोर्टेंट हो, वो चीज़ को टालता रहता था विदाउट हैविंग एनी गुड रीजंस, डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट इज कि इट विल ब्रिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इन द फ्यूचर. एंड यही स्टोरी आपकी और मेरी भी है, नहीं? यस. सो ये बेचारा लड़का, उसने ये एक चीज़ नोटिस की कि वो जब भी प्रोक्रेस्टिनेशन करता है बड़ी कंसिस्टेंटली करता है फॉर वीक्स एंड समटाइम फॉर मंथ्स. एंड ये चीज़ करने में किसी को मज़ा नहीं आती. आई नो कि एक गिल्ट रोज़ाना बिल्ड हो रहा होता है, हम रोज़ाना इस चीज़ से थक जाते हैं और एंड के अंदर हम इसी वीकनेस को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं. बट डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस डिस्कम्फर्ट वी समहाउ मैनेज टू do procrastination very consistently. And here the magic lies. Being a medico, I came to know that the procrastinators are not lazy. Most of the people कि जो procrastination कर रहे होते हैं वो ऐसा मान रहे होते हैं कि वो procrastination इस वजह से कर रहे हैं because वो lazy है. लेकिन अगर हम देखें तो जो लोग भी procrastination करते हैं एक स्पेसिफिक तरह की एक्सेसिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि गेमिंग करना, बिंज वॉचिंग करना, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना. लेकिन अगर वहीं उन्हें पढ़ाई, यहाँ पर हम पढ़ाई को रेफरेंस पॉइंट लेकर चल रहे हैं, ये कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क हो सकता है, अगर वो दिया जाए तो तब वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे. तो वाई इज़ दिस हैपनिंग? सो द आंसर लाइज इन द न्यूरोकेमिकल प्रोसेस ऑफ आवर ब्रेन. सो इसे इस तरह समझिए कि अगर मैं आपको एक गुलाब जामुन दूँ, अब आपको करना ये है कि आंखें बंद करके वो गुलाब जामुन का कलर, टेक्सचर, उसकी स्मेल और उसके टेस्ट को इमेजिन करना है. ये करते ही, हाँ, दिस इज़ द फैक्ट कि गुलाब जामुन आपके पास नहीं है, फिर भी आपको सलाइवेशन होगा. सो ये चीज़ समझिए कि हमारे ब्रेन ने जो इम्पल्स की जो इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे इस तरह परसीव किया कि इन रियलिटी वो चीज़ आपने की हो और एग्जैक्टली सलाइवेशन भी हुआ. और बहुत सारे लोगों को तो शायद वो टेस्ट भी इमेजिन हो गया होगा. सो सेम गोज़ फॉर आवर स्टडीज़. हम जब भी पढ़ाई करने के बारे में सोचते हैं, हमारा ब्रेन पढ़ाई से होने वाली बोर्डम, डिसकम्फर्ट, जैसे कि बहुत बड़े बड़े थियरम याद करने पड़ेंगे, फैक्ट, डेटास को मेमोराइज़ करना पड़ेगा, ये सब इमोशनल पेन को एज अ थ्रेट कंसिडर करता है. और इसी वजह से हमारी ब्रेन की प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म हमें प्रोक्रेस्टिनेशन करवाती है. इसे समझने के लिए ये चीज़ ऐसे समझिए, ये हमारा ब्रेन है. अब हमारे ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो एक जगह है जो न्यूरॉन से बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं एमिगडेला. अब जो ये एमिगडेला है उसका मेन काम होता है इमोशनल प्रोसेसिंग करना. राइट, इमोशनल प्रोसेसिंग करना. कैसे इमोशनल प्रोसेसिंग होती है? वो जो भी फीलिंग्स होती है वो फीलिंग्स को इंटरप्रेट करता है. कौन? एमिगडेला. अब जब भी हम पढ़ाई करने के बारे में या ऐसे ही कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, तब होता ये है, ड्यू टू फियर मैकेनिज़्म, हमारे ब्रेन के अंदर जो फियर मैकेनिज़्म है उस वजह से एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होता है. अब ये एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है? हेल्प्स टू ओवरकम द इम्पल्सेस ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है उसकी इम्पल्सेस को ओवरकम करवा देता है. अब समझना ज़रूरी ये है यहाँ पर कि व्हाट इज़ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. तो अगर हम देखें तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का एक वो हिस्सा है जो मेनली फॉर रेशनल्स एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग के अंदर जिम्मेदार है. और उसके साथ साथ जो ये एमिगडेला हमारी फीलिंग्स को इंटरप्रेट करता है, उसके ऊपर एक्ट करने का काम
हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। अब क्योंकि ड्यू टू एड्रेनालिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो इम्पल्सिस होते हैं वो ओवरराइड हो जाते हैं और उस वजह से अल्टीमेटली हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे होते हैं, राइट। आफ्टर नोइंग द रूट कॉज व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। यस, सो जैसे कि आपने सुना होगा कि लोहा को लोहा काटता है, जहर को जहर, वैसे ही डर को डर। हमने देखा कि ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ फियर एक ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आता है जिस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। क्या हो अगर वी आर एबल टू क्रिएट इवन मोर बिगर फियर दैट विल ओवरराइड द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ आवर ब्रेन्स प्रोटेक्टिव फंक्शन। नहीं समझ में आया, मैं जानता हूँ, आई नो। इसे समझने के लिए पार्किंसन लॉ समझना पड़ेगा। ये लॉ कहता है कि हमारा जो भी काम है वो हमारे वक्त को समाने के अंदर फैल जाएगा। इसका ये मतलब होता है इन सिंपल वर्ड कि अगर आपके पास एक टास्क है और सिंपली उसे आपको एक दिन के अंदर ख़त्म करना है तो आप वो टास्क एक दिन के अंदर इजीली ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो सेम टास्क है और आपके पास टाइम लिमिट 5 दिन है तो वो ही टास्क करने के लिए आपको 5 दिन लग जाएंगे। इन शॉर्ट ये ऐसी ही चीज़ है कि ये समझिए कि पूरे साल पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम्स या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही होती है 1 या 2 महीने लगाकर जमकर पढ़ाई होती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यही 1 या 2 महीने वाली पढ़ाई हमें साल के शुरुआत में करनी है तो होगी आपसे? नहीं होगी। तो यहाँ पर ही सॉल्यूशन भी है कि हमारी ब्रेन इस तरह फंक्शन करता है। हमारा ब्रेन जो भी हमारे पास टाइम लिमिट है उसे रेफरेंस बनाकर फंक्शन कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ दिखाऊं, अगर समझिए ये जो पूरी टाइमलाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमारे 1 साल यूनी का रिप्रेजेंट करता है। अब तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारा फियर जो है वो बढ़ रहा होता है और जैसे ही हमारा फियर बढ़ रहा होता है वैसे ही प्रोपोर्शनली हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारी ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन है वो बढ़ रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ ये 1-2 महीने के लिए ही हम प्रिपरेशंस कर पाते हैं ड्यू टू पार्किंसंस लॉ। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ कि जो फियर ऑफ फेलियर है, जैसे कि मेरे केस के अंदर जो मुझे स्टार्ट करवाता है वो चीज़ है फियर ऑफ फेलियर कि व्हाट इफ़ मैंने पढ़ाई नहीं की और मैं यूनिवर्सिटी में फ़ेल हो जाऊँ। तो यही फियर ऑफ फेलियर मुझे पढ़ाई करवाना स्टार्ट करवाता है और मोस्टली यही ट्रिगर है जो प्राइमरी जो हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है उसे ओवरराइड कर देता है। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक ये है कि अगर यहाँ पर आप देखें तो पूरे साल को अगर हम सेगमेंट्स में बांट दें तो एक ट्रिक ये हो सकती है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया जैन। फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम है, तो बजाय कि ये पूरी चीज़ को एक सिंगल यूनिट की तौर पर देखने की बजाय हम ये करें कि हम उसे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें। तो हमने क्या किया, श्रिंक कर दिया हमारी टाइम लिमिट को। तो अब होगा ये कि जो प्रोडक्टिविटी हमें लास्ट की ये 2 सेगमेंट में मिल रही थी वो यहाँ पर ये हमारा एंड पॉइंट होने की वजह से होगा ये कि ये जो पोर्शन है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा हमारा, राइट। वैसे ही ये जो सारे पोर्शन हैं वो सारे पोर्शन क्या होंगे, प्रोडक्टिव बन जाएंगे। तो अगर हम देखें कि जो जगह पर हम सिर्फ यहाँ पढ़ाई कर पा रहे थे वो तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ ये 3 जगह पे भी पढ़ाई होगी, राइट। सो दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी। अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, दोस्त को ये बोले कि यार आज मैं बायोकेम ख़त्म कर दूंगा। इससे होगा ये कि आप में अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। आपको पता है कि शाम को आपका फ्रेंड, आपके पेरेंट्स आपसे सवाल करने वाले हैं कि आज कितना पढ़ा, तो उस वजह से वो अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रख कर आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। और तीसरी जो चीज़ है कि डेली बेसिस पर भी टाइम को श्रिंक करना है, जिसे मैं कहता हूँ 25 मिनट चैलेंज। इसमें करना ये है कि खुद को एक चैलेंज देना है कि यू हैव द चैलेंज टू सीट फॉर फोकस स्टडीइंग सेशन ऑफ ओनली 25 मिनट्स।
अब इसमें खुद को चैलेंज देने से फ़ायदा ये होगा कि हम ये सोचने लगेंगे कि सिर्फ 25 मिनट की तो बात है। ये बात हमारे ईगो पे आ जाएगी कि अब तो ये 25 मिनट मुझे बैठकर पढ़ना ही है और इस वजह से ये 25 मिनट तक पढ़ाई होगी। यानी कि जो पूरे साल में आखिरी 2 महीने पढ़ाई हो रही थी, वो टुकड़े करने के बाद क्या हुआ कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल इस महीने का टारगेट ये है और उसकी अकाउंटेबिलिटी मुझे XYZ% को देनी है। इस वजह से हुआ ये कि आखिरी मंथ एंड में भी आखिरी 10 दिन हम पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। और हर रोज़ भी क्योंकि 25 मिनट चैलेंज कर रहे हैं, हम अपने आप को ये चैलेंज दे पा रहे हैं कि इफ़ यू हैव अ विल पावर और गर्ड्स देन सिट फॉर ओनली 25 मिनट्स। तो ये 25 मिनट चैलेंज भी ख़त्म हो जाएगा। एंड जो थर्ड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम सभी को करनी है, वो है कि फाउंड दी इनर डार्क मोटिवेशन। एंड बिलीव मी, ये कोई फिलोसॉफिकल टॉक नहीं कर रहा, इट्स साइंटिफिक। मैं इसे आफ्टर रिवॉर्ड सिस्टम कहता हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेजिन कीजिए, मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, फील्डिंग करने वाला पार्ट मुझे पसंद नहीं, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट में सहन कर लेता हूँ ड्यू टू द फैक्ट कि उसके बाद बॉलिंग या फिर बैटिंग करने मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं कि जो काम हमें पसंद नहीं, जो काम डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आगे एक ऐसी चीज़ है जो हमें कंफर्ट देगी या हमें पसंद है, वो क्या है, बैटिंग या बॉलिंग, राइट। सो वैसे ही हमें करना है कि जो हमने सेगमेंट्स किए थे 25 मिनट के चैलेंज वाले, वहाँ पर आफ्टर एवरी 25 मिनट्स 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेना है और वहाँ पर हमें जो भी चीज़ पसंद है वो चीज़ करनी है। और इसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं, 25 to 5 मिनट रूल, राइट। और ऐसे बहुत सारे सेशन, 4-5 सेशन के बाद एक बड़ा ब्रेक भी ले सकते हो ताकि एनर्जाइज हो जाओ। तो ये थे कुछ शॉर्ट टर्म टेक्निक्स, लेकिन उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म टेक्निक भी होना ज़रूरी है, जिसे मैं कहता हूँ द हीरोइज़म फिनोमिना। यू नो व्हाट, हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर प्रोटैगनिस्ट हैं। और आपने जब भी देखा हो किसी भी मूवी के अंदर, जैसे कि 12th फेल मूवी के अंदर जो हीरो है वो सक्सेस इसी वजह से हुआ डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज ओड्स, कि उसके पास एक पर्पस था। पर्पस ये था कि उसके फादर को उसे प्राउड फील करवाना था और उसके घर की जिम्मेदारियों को उसे पूरा करना था। और ऐसे ही इन रियलिटी इफ़ यू सी APJ अब्दुल कलाम, हिज विज़न इज़ टू एनकरेज द innovation and modern science and technology in youth. So due to this purpose he able to live the life which will affect the billions of people. And मेरी लाइफ के अंदर भी सबसे important जो चीज़ है वो यही है कि whenever I see a good physician who is treating his patient very effectively, I see him as a role model. and वो चीज़ मुझे ट्रिगर करती है, मुझे भी वहाँ पहुँचकर किसी की उम्मीद बनना है और किसी को ट्रीट करना है उसी इफ़ेक्टिवनेस से जैसे कि वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वेन एवर आई सी माई पेरेंट्स स्ट्रगलिंग फॉर मेकिंग माई लाइफ कंफर्टेबल, इट इग्नाइट्स द फायर इनसाइड मी टू पुश अ लिटल हार्डर, राइट। सो द थिंग इज़, जैसे कि कार्ल जंग कहते हैं, एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट एंड साइको एनालिस्ट थे, वो कहते हैं कि द वन हु लुक्स outside dreams and the one who look inside awake and grow. And yes, at the end यही रियलिटी है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द प्रॉब्लम्स, मे बी सबके प्रॉब्लम सिमिलर हो लेकिन उसके सॉल्यूशन यूनिकनेस से आएंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं उनका ट्रिगर पॉइंट क्या है कि एक फियर है। वो फियर को हमें जर्नलिंग करके आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उससे बड़ा फियर क्रिएट करना है। जैसे कि मेरे केस में फियर ऑफ फेलियर है कि जो मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन करने से रोकता है, तो उससे बड़ा एक इम्पल्स क्रिएट करना है। उसके बाद कुछ टेक्निक्स जैसे कि पोमोडोरो 25 मिनट के सेशंस करने हैं, हमारे टाइम लिमिट को श्रिंक करना है, खुद को एक अकाउंटेबिलिटी देनी है। उसके बाद एट लास्ट एक ग्रेटर पर्पस फाउंड करना है। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ कम्युनिटी आई वॉन्ट टू बिल्ड, फिगरिंग आउट लाइफ by their own unique ways, but through one step, one mess and one magic at a moment, because the real stories are not told, they are lived. So इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। इसके साथ ही बहुत सारी छोटी छोटी इम्परफेक्ट्स मेरी टेक्निक्स है
जो मुझे बहुत ही तगड़ी हेल्प करती है प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करके अपनी एग्ज़ाम्स के अंदर टॉप करने के लिए। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो लेट्स कीप इट फॉर सम अदर टाइम. If you have some suggestions or feedback, I will meet you in the comment section below. Make sure you hit the subscribe button. लेकिन अब इसमें भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो. सो या दिस इज़ अर्शद ढाबा साइनिंग ऑफ अंटिल द नेक्स्ट टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. तब तक के लिए चिल रहो और थोड़ा प्रोडक्टिव भी.